नमस्कार, रीवा 24 के ताजा तरीन अंक के साथ में शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। शहर में आवारा कुत्तों का आतंक आया सामने। रात भर में जिंदा बछिया को निकल गए 5 कुत्ते। रीवा शहर में आवारा पशुओं ने लोगों का जीना किया हराम। सड़कों पर लगते हैं मजमे। खाद की बम्पर आवक के बाद भी किसानों को नहीं मिल रही खाद। और चुनावी सभा में भीड़ ढोने वाले बस ऑपरेटरों का 3 साल से नहीं मिला भुगतान। इन खबरों सहित अन्य खबरें विस्तार से। शहर में आवारा कुत्तों का आतंक सामने आया है। इस बेभत्स घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। इसमें 5 आवारा कुत्ते एक बछिया को नोचते दिखाई दे रहे हैं। रीवा में 5 कुत्तों ने एक जिंदा बछिया का शिकार किया और उसे नोच नोच कर खा गए। पूरी बछिया को तकरीबन 9 घंटे के भीतर खाकर हजम कर गए। बाद में केवल उसकी हड्डियां बची। ये रोंगटे खड़ी कर देने वाली पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। स्थानीय लोगों के मुताबिक रात 12 बजे से सुबह 8 बजे के बीच 5 से 6 की संख्या में आवारा कुत्तों ने बछिया को अपना शिकार बनाया। ये घटना तब की है जब लोग अपनी दुकानों के शटर गिराकर जा चुके थे। सुबह जब दुकानें खुली तो वहां हड्डियां मिली। घबराए निजी कार्यालय के लोगों ने सीसीटीवी चेक किया और देखा तो हैरान रह गए। रीवा शहर में इन दिनों आवारा पशुओं ने आतंक मचा रखा है, जिनकी वजह से आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं, लेकिन प्रशासन मौन है। आवारा मवेशियों के कारण बारिश के दिनों में सड़क दुर्घटना के आंकड़ों में जमकर बढ़ोतरी हो रही है। बारिश के मौसम में आवारा मवेशियों का आशियाना सड़कें ही होती हैं, जिसके कारण आए दिन लोग सड़क दुर्घटना का शिकार हो रहे हैं। अब हालत यह है कि जिला मुख्यालय रीवा की सड़कों पर भी आवारा मवेशियों ने कब्जा कर लिया है। आसपास लगे गांव के मवेशी भी शहर की ओर देखे जा रहे हैं। सड़कों पर बढ़ रही आवारा मवेशियों की संख्या से सड़क हादसों में बढ़ोतरी हुई है। रीवा कलेक्टर के द्वारा आवारा मवेशियों को सड़क से हटाने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन शायद अब तक उसका पालन नहीं हुआ। इधर ग्रामीण क्षेत्रों में आवारा मवेशियों के कारण किसान परेशान हैं। जनप्रतिनिधि रीवा जिले में सर्वाधिक गौशाला होने का दावा तो कर रहे हैं, लेकिन क्या गौशाला तक आवारा मवेशियों को ले जाने की कवायद शुरू की जाती है या नहीं, ये देखना मजेदार होगा। इसमें 2 तरह की इश्यूज है। जो आवारा पशु सड़कों पर पाए जाते हैं, शासन द्वारा उसको गौशाला करीबन 150 गौशाला रीवा जिले में बनी है। मऊगंज जब इकट्ठा था तो उसमें भी बहुत सारी गौशाला थी। 200 के करीबन गौशालाएं पूरे दोनों 9 ब्लॉक में मिलाकर बनी है। प्रबंधन जो है स्व सहायता समूह के माध्यम से इसका हो रहा है। जो पशु उनकी कैपेसिटी है, कई जगह पे ये है कि कैपेसिटी से 2 से 3 गुना ज्यादा पशु उसमें रखे जा रहे हैं, पर उनकी इतनी ज्यादा तादाद में आवारा पशु होने के कारण कई बार ये समस्या होती है। पर इसके लिए भी मुझे लगता है बसवन मामा गौशाला हमारी जो है गोवंश वन्य विहार जो है, बहुत सारे पशु उसमें अकोमोडेट होते हैं। लक्ष्मण बाग जो हमारा बड़ी गौशाला है, हिनौती में एक बहुत बड़ा गोधाम बन रहा है, उसकी तैयारी हो रही है। वहाँ ऑलरेडी हमारे 3 शेड्स चल रहे हैं। तो इन सभी पशुओं का उचित प्रबंधन हो, इसके लिए पर्याप्त रूप से प्रयास किए जा रहे हैं। इसमें नागरिकों का सहयोग जितना हमें मिलता है, कई बार रेरा प्रथा के कारण जो पशु छोड़ दिए जाते हैं, इस वजह से समस्या काफी ज्यादा स्तर पे नजर में आती है। विशेषतः बारिश के सीजन में जब पशु रोड पे ज्यादा दिखते हैं, उसके लिए भी पंचायत स्तर पे अस्थायी बाड़े बनाकर प्रयास किया जा रहा है कि ऐसे पशु की व्यवस्थित प्रबंधन का किया जाए। रीवा में फर्जी मीसाबंदी का मामला प्रकाश में आया है। क्या है पूरा मामला, देखिए ये रिपोर्ट। रीवा कलेक्टर कार्यालय में एक ऐसी शिकायत आई है जिसमें एक व्यक्ति पर फर्जी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बनने और जांच में पकड़े जाने पर मीसाबंदी बनकर शासन से लाभ लिया जा रहा है। आरोप है कि उपरहटी निवासी दुर्गेश दुबे के द्वारा अपने आप को स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बताकर प्रमाण पत्र प्राप्त करने का प्रयास किया गया। दस्तावेज में जिस समय अपने आप को स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बताया गया, 1939 में उनका जन्म होना है और 1942 में आंदोलन में भूमिगत रहकर काम करना, एक बच्चे के लिए स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल होना संभव नहीं है, जिसे लेकर कलेक्टर के द्वारा इस मामले में पुलिस को कार्रवाई के लिए प्रेषित किया गया था, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। आप खुद सुनिए क्या कहना इस मामले में दोनों पक्षों का। आपने एक शिकायत की थी कलेक्ट्रेट में और कुछ अधिकारियों के पास मीसाबंदी को लेकर, मामला क्या था? मीसाबंदी का यह है कि पहले दुर्गेश दुबे नामक व्यक्ति द्वारा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी में उन्होंने अपना हाथ आजमाया, जो कि उसमें असफल हुए। उसके बाद उन्होंने मीसाबंदी का माने इसमें करा, जिसमें ये सफल हो गए और उनको मीसाबंदी की पेंशन मिल रही है। वो जो मैंने आरटीआई के तहत निकाला, उसमें उनका कागज कूट रचित दस्तावेज पाया गया है, जो कि कलेक्टर द्वारा लिखा गया नोटशीट में। ये
तो जेल से जो रिकॉर्ड होता है मीसाबंदी तो वो भी आपके हाथ लगा है, तो क्या उसमें उनका नाम नहीं दर्ज पाया गया। ये जांच कब से चल रही है, आपने कब आवाज उठाई थी? मैंने इसकी आवाज उठाई थी 2 महीने पहले, जो कि उनके द्वारा आपत्ति लगाई गई थी। फिर मैंने एडीएम मैडम के यहाँ अपील की थी। अपील में मेरे फेवर में आदेश हुआ है। उसके बाद ये कागज मिला था, उस कागज के आधार पर फिर मैंने सबको नोटिस दी थी। इसमें एडीएम मैडम को भी मैंने दिया था 13/6/2025 को, और उसके 27 तारीख को मैंने कलेक्टर मैडम को भी आवेदन दिया था। आज दिनांक तक कोई कार्रवाई नहीं हुई उसमें। अभी तक किस तरह के डॉक्यूमेंट्स आपको प्राप्त हुए जिससे साबित होता है कि मीसाबंदी नहीं थे? मेरे पास आरटीआई के तहत उनके में जिसमें भी जो भी आए हैं, जैसे उन्होंने सबसे पहले उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी में किया गया था, उसमें विनोद कुमार सर थे, उन्होंने साफ लिखा है कि इनके कूट रचित दस्तावेज हैं और ये सब चीज है, उसमें वो पाया गया। और जो मीसाबंदी का होता है, जो जेल में बंद होना पाया जाता है, उसमें मीसाबंदी के इनके रिकॉर्ड में इनका नाम नहीं पाया गया है। तो अभी क्या कार्रवाई हो रही है प्रशासन द्वारा? क्या अभी प्रशासन के द्वारा अभी कोई इसमें उचित कार्रवाई। इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी और वो कोर्ट से चुनाव अपना अवैधानिक रूप से उनको दोषी पाया गया था कि उन्होंने सरकारी मशीनरियों का इस्तेमाल करके चुनाव को जीता है, इसलिए कोर्ट ने उनके चुनाव को रद्द घोषित किया। तो उन्होंने अपनी कुर्सी बचाने के लिए मीसा एक्ट ला करके विपक्ष के सारे नेताओं को जेलों में बंद कर दिया। करीब हिंदुस्तान में 1.5 लाख लोग जेलों में बंद किए गए। निश्चित रूप से उस समय इतना भयानक स्थिति थी, इमरजेंसी के समय में मैं तो जेल में था। जेल में हमारे कौशल प्रसाद मिश्रा जी, जो एक जाने माने एडवोकेट थे, उन्होंने जब कलेक्टर निरीक्षण करने जेल में आए तो उन्होंने, क्योंकि वो वकील थे, तो अपने लिए क्लासिफिकेशन की लिए, सुविधा के लिए मांग की कि मैं एक वकील व्यक्ति हूँ, हमें यहाँ पर सुविधा दी जाए। तो उन्होंने मना कर दिया देने से, और इसी बात पर विवाद हुआ। तो बहुत बड़े पूरे संभाग की फोर्स बुला करके और गोली चलाने का आदेश कलेक्टर ने दिया। लेकिन वहां का एसपी जो मौजूद थे, उन्होंने कानून के ज्ञाता थे, उन्होंने उसको बचाव किया कि भाई आप लिखित में दीजिए तब हम गोली चलाएंगे, आपके कहने से हम गोली नहीं चलाएंगे। वो कौन सी तारीख थी जब आप जेल के अंदर? मैं 11 अगस्त 1975 को गिरफ्तार हुआ था और 11 सितंबर 1976 को रिहा हुआ था। आप स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी रह चुके हैं, तो किस तरह से वो लड़ाई आपने लड़ी थी? जी, ये मीसाबंदी आंदोलन जो हुआ, सरकार ने नियम बनाया, उसके बाद सरकार बनी, जनता पार्टी की सरकार बनी और इंदिरा गांधी कांग्रेस की सरकार धराशायी हो गई। तो मोरारजी भाई देसाई प्रधानमंत्री बने। मध्य प्रदेश में भी जनता पार्टी की सरकार बनी। हमारे यहाँ से एमपी हुआ करते थे मुन्ना प्रसाद शास्त्री जी, जो यहाँ के राजा को हरा करके, रानी को हरा करके सांसद हुए थे। तो 89 का चुनाव, 77 का चुनाव ऐसा चुनाव हुआ कि उसमें लोग जेल में बंद थे। हमारे जो जेल में बंद नेताओं ने भी चुनाव लड़ा और वो चुनाव जीते थे। रीवा शहर में भी जितने वो विधानसभा है, सब में जनता पार्टी के लोग जीते थे और पूरा सुपड़ा साफ हो गया था पूरे देश से कांग्रेस का। जब यहाँ मध्य प्रदेश में सरकार बनी तो मुख्यमंत्री ने ये किया कि भाई जो मीसा में निरपराध लोग बंद किए गए थे उनके लिए कुछ किया जाए, क्योंकि आमदनी करने वाला व्यक्ति, कमाने वाला व्यक्ति भी वहाँ बंद हो गया था, तो उसके परिवार का खर्चा कैसे चलता होगा, ये विचारणीय विषय था। वो भारत छोड़ो आंदोलन में आपने भाग लिया था, कैसी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? उस समय से ये स्थिति थी कि हमारे घर की स्थिति बताएं, हमारे पिताजी भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। निश्चित रूप से जब हमारी उम्र उस समय 3 वर्ष की रही होगी, हमारे माताजी ने किस प्रकार से उस कष्ट को भोगा है, और हमारे पिताजी ने जो विदेशी वस्त्र हुआ करते थे वो घर में थे, उसकी होली भी जलाई थी। तो इस तरह से विरोध हुआ करता था। अंग्रेजों का विरोध तो किसी मायने में करें कि भाई कोई अन्याय कर रहा है, अत्याचार कर रहा है, चावल पर लेवी लगा रहा है, तो उसका विरोध किया जाता था, जनता विरोध करती थी और ऐसे कम लोग ही होते थे तो उनको सजाएं भी मिलती थी। तो इस प्रकार से ये आंदोलन चलता रहा और लोग सजा भोगते रहे, तकलीफ भोगते रहे, लेकिन देश के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करते रहे। आज कुछ मीसाबंदियों के ऊपर सवाल खड़े हो रहे हैं कि कुछ लोग फर्जी मीसाबंदी बनकर और लाभ ले रहे हैं, क्या कहते हैं इस बारे में? हमारा कहना तो ये है कि
ये मीसाबंदी पेंशन के लिए जो भी नियम होते हैं वो सरकार बनाती है और सरकार पर डिपेंड होता है। सरकार निश्चित करती है कि हमको किसको पेंशन देना है, किसको नहीं देना है। हमारी मध्य प्रदेश सरकार ने 1977 में जब सरकार बनी थी तो उन्होंने निश्चित किया था कि हम मीसाबंदियों को 25,000 रुपए का लोन देंगे, क्योंकि वो जो नुकसान किया है, अपनी दुकानें बंद हुई हैं, उनकी नुकसान हुआ, उसका भरपाई करें और फिर से अपने पैरों पर खड़े हों, तो 25,000 का लोन देने के लिए नियम बनाया। उन्होंने 25,000 रुपए का लोन दिया। कितने वर्षों से आप 25,000 रुपए मिल रहे हैं? वो लोन तो 78 में मिला था, ये 78 की बात थी। अभी आपने आवेदन दिया था उसके लिए, मतलब जो अनुदान आता है मीसाबंदियों के लिए, हाँ, इसमें क्या हुआ? मीसाबंदियों के लिए जो नियम बने कि जो मीसाबंदी 3 महीने से ज्यादा समय तक जेल में रहा है उसको 25,000 रुपए, वो उस समय तो शुरुआत में तो 8,000 रुपए था और बाद में 3,000 रुपए कर दिया गया। सर, एक 3 साल का स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बन के और यहाँ से नाम लेने का प्रयास किया गया है। मीसाबंदी भी अपने आपको बता रहा है, लेकिन जेल के अधिकारी बता रहे हैं, क्या मामला क्या है? इसमें जो आपके माध्यम से सूचना मिली थी, इसके पूर्व से जांच चल रही है। विधिवत जो अथॉरिटीज है जो इसको सत्यापित करते हैं उनके लिए पत्र लिखा गया है। कुछ एक जवाब भी प्राप्त मुझे लगता है हुए हैं, तो जो भी विधि सम्मत कार्रवाई होगी वो जवाब के अवलोकन के बाद वो विधि सम्मत कार्रवाई की जाए। रिवर 24 द्वारा जताई गई आशंका एकदम सही साबित हुई। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं किसानों की समस्या की। बताया जा रहा है कि सिर्फ टोकन बांटे जा रहे हैं लेकिन खाद नहीं मिल रही है। खाद की किल्लत के चलते किसानों की परेशानी बढ़ गई है। टोकन कट रहे हैं लेकिन खाद नहीं मिल पा रही है। चुरहटा समिति में खाद वितरण का प्रयास किया गया लेकिन भीड़ इतनी बढ़ गई कि मजबूरन दोनों मंडी के गेट बंद कर दिए गए। किसानों की लंबी कतारें, महिलाओं और बुजुर्गों की भागदौड़, बच्चों के साथ लाइन में लगे लोग, ये दृश्य बता रहे हैं कि खाद कमी किस तरह संकट बनती जा रही है। प्रशासन की ओर से सीमित खाद उपलब्ध कराई जा रही है लेकिन ज़रूरत उससे कहीं ज़्यादा है। किसानों का कहना है कि खाद समय पर नहीं मिलने से उनकी फसलें प्रभावित हो रही हैं। पर्याप्त खाद उपलब्ध है। किसान भी आ रहे हैं जिनको अभी आज कूपन मिल गया है, उनका भी खाद वितरण शुरू है और जो किसान एक्सेस में है उनको भी कूपन दिया जा रहा है ताकि उनको भी व्यवस्थित रूप से उनको पता रहे कि किस दिन उनकी खाद बटेगी, तो उनको भी कल परसों इस पूरे वीक में खाद बटेगी। समितियों के माध्यम से भी खाद बांटी जा रही है और बाकी भी व्यवस्था किसानों को आज जैसे आप देख रहे हैं कि शेड की व्यवस्था, पानी और बाकी बिस्किट्स की व्यवस्था भी प्रशासन द्वारा की जा रही है। खाद उपलब्ध कहाँ हो पाएगी सर, ये कंफ्यूज है कि खाद यहाँ मंडी में? खाद चुरहटा में इनके उपलब्ध कराई गई है, क्योंकि यहाँ पर भीड़ ज़्यादा है तो दोनों डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर और यहाँ से टोकन मिलके वहाँ पर उनको बाजू में खाद चुरहटा में मिल जाएगी। राजनीतिक कार्यक्रमों को सुसज्जित करने के लिए किराए की भीड़ एकत्रित करने के बाद चुनावी दंगल तो फतह हो गया, लेकिन अब भुगतान के लिए ऑपरेटर कई सालों से चक्कर काट रहे हैं। मामला रीवा जिले का है, जहां साल 2022 से लेकर अब तक कई बार राजनीतिक सभाओं से लेकर योजनाओं के उद्घाटन में बसों का अधिग्रहण किया गया लेकिन भुगतान नहीं किया गया। बस ऑपरेटरों ने बताया कि प्रशासन स्तर पर उनका भुगतान रुका हुआ है, लेकिन टैक्स देने में एक दिन की भी देरी होती है तो प्लांटी लगा दी जाती है। भुगतान साल 2022 से लेकर अब तक लंबित है। इस दौरान कई ऐसे आयोजन हुए जिसमें भीड़ एकत्रित करने के लिए ग्राम पंचायत से लेकर शहर तक लोगों को ढोया गया। सभाएं सुसज्जित हुई लेकिन भुगतान नहीं हुए। लगभग 26 रैलियां हुई हैं, जिनमें से केवल 2 रैली का अभी तक भुगतान मिला है, एक भी रैली का नहीं मिला। हम लोगों ने कई बार यहाँ पे माननीय कलेक्टर महोदय और अन्य उच्च अधिकारियों को ज्ञापन दिया कि हम लोगों को भुगतान कराया जाए। लगभग 10 करोड़ रुपए का बसों का भुगतान बाकी है, तो मजबूरन होकर हमको हाई कोर्ट जाना पड़ा और हाई कोर्ट से निर्देश आया है कि इनका जब से अधिग्रहण हुआ उस दिनांक से और अभी तक का 6% ब्याज सहित इनका 90 दिन के अंदर भुगतान किया जाए। ऐसा आदेश माननीय उच्च न्यायालय द्वारा किया गया। कब से भुगतान आप लोगों का लंबित था? 2022 से लगभग हर रैली में, कभी किसी रैली में 100 गाड़ी गई, किसी में 2 से गई, कभी 2.5 से गई, कभी 50 गाड़ी गई।
तो उनका क्या हुआ, केवल डीजल बस मिला है, डीजल के बाद 1 रुपए उनका भुगतान नहीं हुआ। इसमें चुनावी रैलियां भी शामिल है, नहीं, चुनाव का तो लगभग कुछ पैसा रीवा के चुनाव का मिला है, बल्कि अनूपपुर चुनाव में 2 बार गाड़ी गई, उनका भुगतान नहीं मिला। और रीवा निर्वाचन में 2 बार 3-4 बार गाड़ी ली गई तो कुछ पैसा मिला, 2 बार यहाँ के चुनाव का मिला है, 2 बार बेटने में है। योजनाओं को उद्घाटन में हाँ, ये मुख्यमंत्री लाडली योजना है, कोल समाज है, फबरी माता है, मोहनिया टनल है, मतलब ऐसे कोई प्रधानमंत्री चौराटा एयरपोर्ट में जल जीवन मिशन है, इस तरह के कई कार्यक्रम हुए हैं, मतलब लगातार होते रहे और हम लोगों की बसें अधिग्रहण की जाती रही और उसका भुगतान नहीं हुआ, केवल डीजल बस दिया जाता है। बसों में आप लोगों को लेके जाते रहे? हाँ, कार्यक्रम में कभी सभी बसों में जनता को बुलाया जाता है और हम लोगों की बसें भेजी जाती है। यहाँ से फेडोल भी कई बार गाड़ी गई है, उनका भी कार्यक्रम का पैसा बाकी है। फतना गई है, पन्ना गई है, सागर बीना गई है, हर जगह भेजी जाती है। ग्रहण बन जाता है कि आपको गाड़ी देना और उस समय डीजल दे दिया जाता है, बाकी बोलते बिल लगा दीजिएगा, पेमेंट हो जाएगा, लेकिन सबका बिल लगा हुआ है, एक भी बिल का भुगतान नहीं हो रहा है। लगभग 20 CML प्लान किया है सभी रैलियों के संबंध में कि भाई किसी तरह मिले। इस समय हम लोगों को बरसात का टाइम है, EMI हम लोगों की बाउंस हो रही है और टैक्स का पैसा नहीं जमा होता। सरकार यदि हम 10 तारीख को टैक्स नहीं जमा करते तो 4% पेनाल्टी जोड़ लेती है हम लोगों की। यानी कोई भी हमारा परमिट है तो हम तो पहले तो TP परमिट उठाते तो एडवांस टैक्स देते हैं और जो परमानेंट परमिट है उनको केवल 10 दिन का दिया जाता है। जैसे ये सितंबर माह का है, कल 10 तारीख को यदि हम टैक्स नहीं जमा करेंगे, अब हमारे पास 20 गाड़ियों को परमानेंट परमिट है तो 2.5 लाख रुपए टैक्स है। अब यदि हमको परसों नहीं जमा हुआ तो उसमें ऑलरेडी 4% 11 तारीख को पेनाल्टी जुड़ जाएगी। यानी वो 11 तारीख को 2.5 लाख का कितना हो जाएगा, 2,10,000 रुपए 10,000 रुपए बढ़ जाएगा। रीवा में ATM से पैसे निकलते समय ठगी का मामला प्रकाश में आया है। पीड़ित ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है। रीवा जिले के पड़रा क्षेत्र में रहने वाले अवधेश कुमार पांडे ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है कि उन्होंने 8 सितंबर 2025 को सुबह 11 बजे अपने ATM कार्ड से पैसे निकाले थे। मशीन से 5,000 रुपये निकाले गए, लेकिन उसी समय 2 अज्ञात व्यक्तियों ने ATM कार्ड बदलकर उनमें से 3 बार 10-10 हज़ार रुपये निकाल लिए। कुल 30,000 रुपये उनके खाते से कट गए। पीड़ित ने बताया कि जब वो बैलेंस चेक करने गए तो उनका ATM काम नहीं कर रहा था। जांच में पता चला कि उनका ATM बदलकर नया कार्ड इस्तेमाल किया जा रहा है। तुरंत बैंक को जानकारी देकर ATM बंद कराया गया। पीड़ित ने अब मामले की रिपोर्ट थाने में दर्ज कराई है और आरोपियों की पहचान कर उन्हें पकड़ने तथा उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की है। कर दिए कोड नंबर और उसके बाद देखे कि बताया 45,000 रुपया बैलेंस बचा है और फिर बाहर निकले JP मोड़ की तरफ बढ़े 10 कदम तो मैसेज आने लगा हमारे में, तो उसी में बीच में वो बदल दिया कार्ड अपना, मैंने हमको दे दिया अपना, वो ले लिया। नहीं तो जब आपने कार्ड डाला था हाँ क्या कार्ड नहीं निकाला था आपने? कार्ड निकाले तो वो कैसे ले लिया? कार्ड निकाले तो फिर बोला कि पर्ची निकालिए, फिर दोबारा डालने के लिए बोला, तो दोबारा डाले हैं तो पर्ची निकाले हैं और फिर लेकर चलने लगे। पता नहीं उसी बीच में क्या कर दिया कि वो ATM बदल दिया था। आपने उसको हाथ में ATM दे दिया? हाँ, तो हम दे दिए को ले लिया कैसे ये सब। कितना आपके अकाउंट से निकल गया? 30,000 रुपये। 30,000? हाँ, 30,000। कितने लोग थे वो लोग? अब वो लोग एक बगल में खड़ा था, एक पीछे खड़ा था और 3-4 आदमी पीछे खड़े। ATM के अंदर की बात? अंदर की बात। बाहर कोई सिक्योरिटी कोई नहीं? नहीं, सिक्योरिटी वहाँ था ही नहीं। कहाँ की घटना है ये? दीनदयाल कॉलोनी पड़रा जो है उधर ना, JP मोड़ की तरफ मेन लाइन से कहाँ से आगे बढ़ेगा होंडा फैक्ट्री है ना, तो गाड़ी वाला उसी के बगल। क्या करते हैं आप? हम बिरला का सर्विस करते हैं। क्या नाम है आपका? अवधेश कुमार पांडे। किस बैंक का? SBI का। अभी आप सिविल लाइन थाने आए तो? हाँ, तो बोले हैं कि वहीं पासबुक पर एंट्री करा करके लेकर आइए, CCTV फुटेज निकलवाएंगे तो देखेंगे। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा।
संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। गुड़ थाना अंतर्गत एक महिला की मौत का मामला प्रकाश में आया है। परिजनों ने ससुराल पक्ष पर हत्या का आरोप लगाया है। रीवा जिले के महिगांव से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। असगर अली ने पुलिस अधीक्षक को लिखित शिकायत दी, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि उनकी बहन रुबीना बानो की ससुराल पक्ष पति, देवर, ननद, सास, ससुर द्वारा हत्या कर दी गई है। परिजनों का आरोप है कि विवाह के कुछ समय बाद ही रुबीना को कम दहेज लाने का ताना दिया जाने लगा। उसे बार बार प्रताड़ित कर मानसिक और शारीरिक रूप से परेशान किया गया। हाल ही में उसकी मौत को लगाने की बात गढ़ी गई, जबकि असगर अली का दावा है कि उनकी बहन की हत्या कर उसे फंदे पर लटकाया गया। पति अजीम खान, पिता करीम खान के यहाँ वहाँ से फोन आया। सुबह हमारी बुआ फोन लगाई, अपनी माँ से 2 अक्षर बात की। इसके बाद लड़का मोबाइल ले लिया, 1.5 साल का है। इसके बाद कुछ हमें मालूम नहीं, वहाँ से फोन आया 2-2:30 बजे कि आपकी बहन। पुलिस बैठे थे, ताकि थे उनके मैके के जब आएंगे जब तो कुछ कार्रवाई नहीं की। वहाँ दस्तखत भर करवा लिए हैं और वहाँ से उतार लिए फांसी से। हाँ, पुलिस वहीं थी। बेड के ऊपर तकिया रखी और तकिया के ऊपर उसको बैठा दिया गया था। इसी हालत में हमें लग रहा है कि उसको मार पीट कर लटका दिए गए हैं। उसके पहले मारपीट करते थे। कभी हमारी बुआ नहीं बताती थी, उसको बोलती थी कि अपने मैके वालों से पैसा लाओ, तुम्हारे पिता ने तुम्हारे भाइयों को जगह दे रहे हैं तो तुम भी मांगो। उसके पिता ने एक बार उसको घर से भी निकाल दिया था। यहाँ आकर वो ससुराल में 2-3 महीने रहा था। संजय गांधी हॉस्पिटल की सीढ़ियों से गिरने से एक युवक की मौत हो गई। चिरौटा थाना अंतर्गत खैरा के रहने वाले 35 वर्षीय दिल कुमार को सांस की तकलीफ के चलते संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। परिजनों ने बताया कि तीसरी मंजिल की सीढ़ियों से अचानक फिसल गए, इसके बाद उनकी मौत हो गई। क्या नाम है आपका? सुभाष सिंह। क्या घटना हो गई? घटना, छोटा भाई यहाँ स्लिप हो गया सीढ़ियों से तो खत्म हो गया। कितनी मंजिल से? ये तीसरी मंजिल से सीढ़ी से स्लिप हुआ तो नीचे आ गया। क्या भर्ती हुआ था? भर्ती कल हुआ था। किस बीमारी से? उसको थोड़ा सा सांस लेने में दिक्कत रहती थी। क्या नाम था उनका? दिल कुमार सिंह। कितने साल के थे? 35 साल। कहाँ के रहने वाले? खैरा चिरौटा। घटना कितने बजे की? घटना ये 11:30 के लगभग, क्योंकि उस समय जब ये सीढ़ी से गिरा तो कोई नहीं था, क्योंकि इसको बाथरूम लेके गए तो बाथरूम करवाई हैं। बाथरूम के बाद ये उधर से कहीं बाहर निकला होगा और भयऊ थी हमारी, तो वो बिस्तर उस्तर इसका करने लग गई। तो बाद में जब देखी इधर उधर तो नहीं मिला ये, तो यहाँ हॉस्पिटल में लोगों से पूछे तो बोले कि ये तो नीचे लेके गए हैं लोग, यहीं हॉस्पिटल के लोग। जब वो नीचे यहाँ आई 7 नंबर में तो पता चला कि ये ख़त्म हो चुके थे। यहीं के कोई विभाग वाले लेके आए थे यहाँ पे हॉस्पिटल से सीढ़ी से। कौन से बारे में भर्ती था? ये तीसरे नंबर में थे मेडिकल में। हाँ, मेडिसिन दिया। हाँ, क्योंकि उनको फेफड़े की दिक्कत रहती थी। 12 बजे से बैठे हैं उनके इंतजार में। अभी पोस्टमार्टम के लिए अभी इतनी देर लिखा पढ़ी शुरू हुई है। निवासी कहाँ के रहने वाले? हम खैरा के हैं। खैरा चिरौटा, थाना चिरौटा। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। विंध्य क्षेत्र का शिक्षा पथ प्रदर्शक पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस रीवा, जो पिछले 25 वर्षों से ज्ञान, गुणवत्ता और विश्वास का प्रतीक बना हुआ है। इस प्रतिष्ठान के अंतर्गत संचालित है पेंटियम पॉइंट कॉलेज ऑफ फार्मेसी, मान्यता प्राप्त फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया से, जहां संचालित हो रहे हैं बी फार्मा 4 वर्षीय और डी फार्मा 2 वर्षीय जैसे प्रोफेशनल कोर्स। पेंटियम पॉइंट कॉलेज ऑफ लॉ, मान्यता प्राप्त बार काउंसिल ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली से, जहाँ उपलब्ध है देश के भविष्य निर्माता विद्यार्थियों के लिए B.Com LLB, BBA LLB,
BA, LLB 5 वर्षीय, LLB 3 वर्षीय और LLM 2 वर्षीय जैसे रोजगार परक पाठ्यक्रम। पेंटियम पॉइंट कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट अप्रूव्ड बाय AICTE, जहां संचालित है हाईली डिमांडेड MBA 2 वर्षीय कोर्स। साथ ही पेंटियम पॉइंट टेक्निकल कॉलेज रीवा का एकमात्र संस्थान जहां AICTE से मान्यता प्राप्त BBA और BCA जैसी तकनीकी पाठ्यक्रम संचालित है। रेगुलर कोर्सेज में BCom, BSc, BA तथा स्नातकोत्तर स्तर पर MA हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, MSc केमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस और PGDCA डिप्लोमा भी उपलब्ध है। यहाँ शिक्षण कार्य नेट, सेट व PhD धारक प्राध्यापकों द्वारा कराया जाता है। साथ ही उच्च गुणवत्ता की प्रयोगशालाएं, फार्मेसी लैब, बायोटेक्नोलॉजी लैब, कंप्यूटर लैब, मूट कोर्ट और विशाल पुस्तकालय संस्थान की विशेषताएं हैं। बौद्धिक और सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए एक अत्याधुनिक ऑडिटोरियम, खेल गतिविधियों हेतु इंडोर और आउटडोर स्टेडियम, जहां शिक्षा के साथ संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास सुनिश्चित है। सो प्लीज विजिट पेंटियम पॉइंट वेयर विजन मीट्स एक्सीलेंस। एडमिशन ओपन, सो विजिट टुडे पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस रीवा। जी हाँ, विंध्य क्षेत्र का शिक्षा पथ प्रदर्शक पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस रीवा, जो पिछले 25 वर्षों से ज्ञान, गुणवत्ता और विश्वास का प्रतीक बना हुआ है। यस, वन एंड ओनली पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस रीवा। शाह चिकित्सा महाविद्यालय में आज राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़े का समापन समारोह आयोजित किया गया। रीवा के श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय में राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़े का समापन हुआ। कार्यक्रम में चिकित्सकों, छात्रों, सामाजिक संगठनों और आम नागरिकों ने भाग लिया। नेत्रदान से जुड़ी जानकारी देते हुए डॉक्टरों ने बताया कि मृत्यु उपरांत नेत्रदान से कई दृष्टिहीन लोगों को रोशनी मिल सकती है। इस दौरान नेत्रदान के महत्व पर प्रकाश डालते हुए अनेक उदाहरण साझा किए गए। उपस्थित लोगों ने संकल्प लिया कि वो न सिर्फ नेत्रदान करेंगे बल्कि अधिक से अधिक लोगों को इसके लिए प्रेरित भी करेंगे। पखवाड़े की शुरुआत की गई। हमारे यहाँ 25 अगस्त से 8 सितंबर के बीच में नेत्रदान पखवाड़ा मनाया जाता है। इस पखवाड़े मनाने का उद्देश्य है नेत्रदान के प्रति जनमानस में जागृति पैदा करना। नेत्रदान क्या होता है, इसके बारे में मैं ये कहना चाहूँगी कि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु के बाद उसके नेत्र, पूरा हम बल्कि नेत्र नहीं निकालते हैं, आगे का जो पारदर्शक पार्ट रहता है, पुतली वाला पार्ट, वो हम निकालते हैं। और ये हम किसी नेत्रहीन व्यक्ति जिसकी पुतली की खराबी के कारण अंधत्व का शिकार हो गया हो, उस व्यक्ति में ये ट्रांसप्लांट कर देते हैं। इसमें महत्वपूर्ण बात ये है कि ये जो हमें नेत्र हमें मिलता है वो 6 घंटे के अंदर हमें मृतक के शरीर से निकाल लेना चाहिए। और इसको हम जो हमारे बैंक है, आई बैंक है, उसमें हम उसे कई सप्ताह तक सुरक्षित रख सकते हैं। और एक व्यक्ति के नेत्रदान करने से हमें 2 नेत्र प्राप्त होते हैं, जिससे हम 2 नेत्रहीन व्यक्तियों के जीवन में प्रकाश ला सकते हैं। और नेत्रदान की प्रक्रिया के बारे में मैं ये कहना चाहूँगी कि लोगों में बहुत भ्रांतियाँ हैं। किस तरह की भ्रांति की यदि हम नेत्रदान कर देंगे तो अगले जन्म में हम अंधे पैदा होंगे। उसमें मैं ये कहना चाहूँगी कि नेत्रदान एक पुण्य का काम है। नेत्रदान से 2 नेत्रहीन व्यक्तियों के जीवन में रोशनी आती है और पुण्य का काम कभी भी खराब नहीं होता है। इसलिए अगले जन्म में आपको अंधे होने का तो प्रश्न उठता ही नहीं है, बल्कि इस जन्म में ही आपके परिवार लोग उसका फायदा देखेंगे यदि आप नेत्रदान करेंगे। कई बार लोगों में ये भ्रांति रहती है कि हम नेत्रदान कर देंगे तो हमारे शरीर में विकृति आ जाएगी। तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि नेत्रदान में हम लोग इतनी सावधानी पूर्वक निकालते हैं कि और आंखों की पलकें बंद कर देते हैं कि बाहर से देखने में मालूम नहीं पड़ता है कि व्यक्ति के नेत्र निकाल लिए गए हैं। तीसरी भ्रांति यह रहती है कि हम यदि नेत्रदान करेंगे तो हमारे जो उनके जो फाइनल रिचुअल रहते हैं तो उनमें हमें समय लग जाएगा और उसमें देरी हो जाएगी। तो मैं यहाँ फिर बताना चाहूँगी कि पूरा नेत्रदान की प्रक्रिया एक बहुत प्रशिक्षित चिकित्सकों के द्वारा किया जाता है और इसको निकालने में हार्डली 10 से 15 मिनट का टाइम लगता है। उनकी जो सामान्य रिचुअल है उनमें कोई देर नहीं लगता है। और आप लोग के माध्यम से मैं जनमानस को कहना चाहूँगी कि नेत्रदान के लिए आगे बढ़ें, जिससे 2 नेत्रहीन व्यक्तियों के जीवन में खुशियों का सामान आ जाए। अभी तक कितने लोगों ने पंजीयन कराया नेत्रदान के लिए? यदि इस वर्ष का यदि देखा जाए तो 70 लोगों ने पंजीयन कराया है। और खुशी फाउंडेशन में के द्वारा जो हमें नेत्रदान प्राप्त हुए हैं वो इस मतलब पिछले ये 8 सितंबर जो क्लोजिंग सेरेमनी से अभी तक की क्लोजिंग सेरेमनी में 25 लोगों ने